जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। तो आइए हम इस भौगोलिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा का अगला पड़ाव है हमारा डेविस का आवर्धन चक्र। भूविज्ञान के क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन सर्वप्रथम जेम्स हटन ने, यहाँ हटने लिख गया है, जेम्स हटन द्वारा 1785 ईस्वी में किया गया था। उन्होंने पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना अर्थात साइकिल नेचर ऑफ द अर्थ हिस्ट्री का प्रतिपादन किया। तो एक जियोलॉजिस्ट हैं ये जेम्स हटन। इन्होंने सबसे पहले चक्रीय पद्धति पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे और इनकी एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, एक रूपतावाद की संकल्पना, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम वर्तमान के तथ्यों के आधार पर हम भूतकाल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, अगर हम उसको रिवर्स में ले जाएं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण उनकी स्टेटमेंट है। तो इनको हम समझने के बाद हम आगे देखते हैं। अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया। डेविस के अनुसार भूदृश्य का विकास एक चक्र से होकर गुजरता है एवं इस चक्र का एक निश्चित विकास क्रम होता है। इस विकास क्रम को तीन मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है। तीन मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसे उन्होंने युवावस्था, यूथ स्टेज, प्रौढ़ावस्था, मैच्योरिटी स्टेज, वृद्धावस्था अर्थात ओल्ड स्टेज कहा है। अपवर्तन चक्र को डेविस ने भौगोलिक चक्र, ज्योग्राफिकल साइकिल कहा है। तो याद रखिएगा कि जो डेविस महोदय हैं, इन्होंने अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और उसको एक पूर्ण चक्र होने में तीन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और उन्होंने इस संकल्पना को भौगोलिक चक्र अर्थात ज्योग्राफिकल साइकिल का नाम दिया है। डेविस के अनुसार भूदृश्य संरचना प्रक्रम अवस्था का फलन है, अर्थात लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। तो जो डेविस के त्रिकूट है, ट्रायो, डेविस ऑफ ट्रायो के नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। स्टेज को ही उन्होंने टाइम का नाम दिया, या तो टाइम बोल दीजिए या फिर स्टेज बोल दीजिए। तो उसके जो डेविस के ट्रायो हैं वो तीन ही हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियां अंतर्जात बहिर्जात आती हैं जिनसे पृथ्वी के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है। डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1889 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफिकल एसेज में किया। यह सिद्धांत यूएसए के ओहियो घाटी के अध्ययन पर आधारित है। तो अभी तक हमने डेविस के सिद्धांत से संबंधित जो तथ्य थे, उनकी पुस्तक और उनका सन किस सन में प्रकाशित हुआ और उनका स्टेटमेंट, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें अभी तक हमने जानी। तो उनका स्टेटमेंट क्या है? लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। और उनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिकल एसेज। उन्होंने 1889 में इस पुस्तक का प्रतिपादित की थी, यह प्रकाशन हुआ था। और इन्होंने अपने भौगोलिक चक्र, अपने अपवर्तन चक्र सिद्धांत को भौगोलिक चक्र का नाम दिया था। इन्होंने किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं दिया, एक ज्योग्राफिकल साइकिल इन्होंने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अब देखते हैं अपवर्तन चक्र की अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अपवर्तन चक्र है क्या।
तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक एलिवेशन दिखाया गया, इसमें हाइट दिखाई गई है इस रीजन में, और यहाँ हमें टाइम दिखाया गया है कि रिवर कैसे कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जब भी किसी स्थल रूप का उत्थान होता है या किसी स्थल का उत्थान होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का अपरदनात्मक क्रियाएं संपन्न नहीं होती। जब उस स्थल रूप का उत्थान हो जाता है, पर्वत का उत्थान हो जाता है, तभी उसमें अपर्दन स्टार्ट होता है। यहीं से उनकी आलोचना भी होती है कि ऐसा कोई स्थल रूप नहीं है जिसमें जल इंतजार करे कि जब ये मैच्योर हो जाएगा, यूथ स्टेज में आ जाएगा, तो हम इसका अपर्दन करेंगे, क्योंकि वो कॉमन सेंस वाली तो बात होती नहीं, ये सब नेचर ने बनाया है। तो उनकी आलोचना यहीं से होती है कि इन्होंने टाइम को ध्यान में रख के बताया गया है। फिर इन्होंने बताया कि जब एक पीक हो जाता है, फिर इसके बाद उसमें अपर्दन स्टार्ट होता है। जब अपर्दन स्टार्ट होता है तो उस पहली अवस्था को उन्होंने यूथ स्टेज बताई है। यूथ स्टेज में कुछ इस प्रकार का स्लोप बनता है। फिर इसके बाद दूसरी अवस्था में इस प्रकार के स्लोप आपके सामने नजर आएंगे, जिसको हमने मैच्योरिटी स्टेज कही है। तीसरी अवस्था में इस प्रकार के स्लोप हो जाते हैं, ये देखिए, ये लास्ट में मोनार्डनाक की स्थिति देखने को मिलती है। एक्चुअली में मोनार्डनाक एक समतल मैदान है, लेकिन उन्होंने कुछ उठे हुए भागों को जो समतल मैदान में पाए जाते हैं, जो अवशिष्ट भाग होते हैं जिनका अपर्दन नहीं हो पाया है, उनको उन्होंने मोनार्डनाक की संज्ञा दी है। तो ये प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में, पीजीटी में, स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है कि मोनार्डनाक क्या है। तो आप बताएंगे कि डेविस की जो अंतिम अवस्था है, उस अवस्था में जो अवशिष्ट छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, स्थल रूप होते हैं, ऊंचे ऊंचे भाग होते हैं संप्राय मैदान में, उनको उन्होंने मोनार्डनाक का नाम दिया है। तो आप विकल्प के अनुसार ही उत्तर का चयन करें। तो ये है उनका डेविस का एक भौगोलिक चक्र कि किस प्रकार नदी अपना पूरा चक्र पूरा करती है। तो देखते हैं अपर्दन चक्र की अवस्थाएं, इनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। डेविस के अनुसार स्थल खंड के उत्थान की क्रिया अचानक एवं अति लघुकालीन क्रिया है। उत्थान की क्रिया के समापन के बाद ही अपर्दन कार्य प्रारंभ होता है। देखिए, अभी हमने आपसे बात कही थी कि जब किसी स्थल रूप का पूर्णतः उत्थान हो जाता है, देन उसके बाद अपर्दन क्रिया प्रारंभ होती है। अपर्दन का कार्य 3 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था का नाम है यू अवस्था, यूथ स्टेज। यूथ स्टेज में देखते हैं हम क्या होता है। इस अवस्था में तलीय अपर्दन, वर्टिकल इरोजन का कार्य होता है। इस प्रकार यू अवस्था बढ़ते उच्चावच का काल होता है एवं इसके अंत में सर्वाधिक उच्चावच पाया जाता है। साथ ही इस अवस्था के अंत में प्रारंभिक धरातल बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो अब इस चित्र में हम वापस पहुंचते हैं। उन्होंने बताया है कि इस स्टेज में, यूथ अवस्था में, उन्होंने बताया कि प्रारंभिक धरातल जो है ये इसका पीक है, ये प्रारंभिक धरातल है। अगर हम इसको पैरेलल खींचेंगे तो ये ऐसी स्ट्रेट जाएगी। तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक धरातल जो है वो यहाँ समाप्त हो जाता है और एक ये नया स्लोप का निर्माण हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट उनका बिल्कुल उस चित्रानुसार फिट बैठता है। ठीक है, आगे उसमें क्या बताया गया था कि बढ़ते उच्चावच का काल है। ठीक है, यहाँ से उच्चावच तो बढ़ जाता है, फिर इसके बाद घटना प्रारंभ होता है, प्रारंभिक धरातल बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि तलीय अपर्दन, वर्टिकल इरोजन होता है। तो यूथ अवस्था में जो नदी होती है वो सबसे वेगवान होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। नदी तब तक अपर्दन करती है जब तक वो समुद्र तल को प्राप्त नहीं कर लेती है। तो उसकी जो पहली अवस्था है, युवा अवस्था, उसमें नदी सबसे ज्यादा आक्रामक देखने को मिलती है।
अगर नदी का स्लोप अधिक है तो स्वाभाविक है कि अपर्दन अधिक करेगी। अगर अपर्दन अधिक करेगी तो उसकी परिवहन क्षमता भी उसकी अधिक होगी। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि युवा अवस्था में नदी सबसे ज्यादा अपर्दन करती है, और अपर्दन करने से वो भी इस प्रकार का अपर्दन करती है, उसका पार्श्विक अपर्दन नहीं होता है बल्कि तलीय अपर्दन होता है। वो सबसे ज्यादा नदी अपने तलीय भाग को, ये जो जैसे मान लीजिए एक कोई रिवर है, ये बीच में रिवर है, तो रिवर क्या करती है, नीचे को गहरा करते हुए नीचे की ओर सबसे ज्यादा अपर्दन करेगी, बड़े बड़े भूखंडों का विनाश करेगी, और नदी और गहरी खाई में चली जाएगी धीरे धीरे करके। तो सबसे ज्यादा यहाँ तलीय अपर्दन होता है, जिसको हम वर्टिकल इरोजन कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? गहरी एवं सक्रिय घाटियों का निर्माण होता है, जिसमें गार्ज और कैनियन देख सकते हैं। तो देखिए, गार्ज जो होता है वो इस प्रकार होता है, ये आप चित्र में देख रहे होंगे, ये गार्ज की स्थिति है। दोनों बिल्कुल खड़े ढाल हैं, वर्टिकल ढाल हैं दोनों के, और बीच में नदी बह रही है, तो ये गार्ज का निर्माण हो जाता है। जब ये और अधिक गहरे हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, एकदम खड़े ढाल होंगे, ये एकदम खड़े ढाल होंगे, लेकिन बिल्कुल सक्रिय रिवर हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल सक्रिय रिवर है पिक्चर, इस पिक्चर में, तो ये हमारा कैनियन है। तो गार्ज और कैनियन में आप अंतर समझ गए होंगे कि पहले भी एक घाटी का निर्माण होता है, फिर गार्ज का निर्माण होता है, और नदी अधिक अपर्दन कर देती है तो फिर वहां कैनियन का निर्माण हो जाता है, और तीव्र ढाल देखने को मिलते हैं। तो देखिए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इनके कितने तीव्र ढाल हैं। तीव्र शीर्ष अपर्दन के कारण सरिता अपहरण, अपहरण का मतलब है कैप्चर करना। रिवर क्या करती है, जैसे कोई रिवर ये जा रही है, अभी इसी चित्र में हम समझ लेते हैं, ये रिवर जा रही है, एक बगल से भी कोई रिवर जा रही थी यहाँ से। अब नदी ये क्या करेगी कि इस भाग को, इस वाले भाग को काटती जाएगी। जब काटती जाएगी तो इसका जो जल होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इतना क्षेत्र काट देगी कि इसका जल वहां करना जाके, बल्कि ये मुड़कर इसमें आने लगेगा, तो उससे नदी कैप्चर कर लेती है। इसी को हम नदी अपहरण कहते हैं। जैसे कोई एक रिवर ये जा रही है ऐसे, और एक रिवर ऐसे जा रही है, पैरेलल चल रही है, लेकिन ये रिवर बड़ी है और ये रिवर छोटी है, तो ये ज्यादा अपर्दन करती हुई अपना घाटी को चौड़ी करती 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 इसके भाग तक आ जाएगी। ऐसे इतना चौड़ी कर दिया उसने, जैसे इसके घाटी में जुड़ जाएगी तो फिर ये वापस इसमें अपने आप को मिला लेगी। तो इसी को हम कहते हैं नदी का अपहरण। और जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है। जल गर्तिका क्या होती हैं, ये नदी के तलीय भाग में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ बोल्डर और पत्थर चलते हैं नदी के तली भाग में, तो वो एक दूसरे से आपस में टकराते हैं और तली पर भी टकराते हैं, तो वो गड्ढा कर देते हैं, उसी को हम जलगर्तिका कहते हैं। अंतर्गठित पर्वत स्कंद, इंटरलॉकिंग स्पोर्स क्या होते हैं? देखिए, ये एक रिवर जा रही है, ये ब्लू कलर की रिवर है। अब ब्लू कलर की रिवर के बाद में ये किनारे किनारे के भाग, इस प्रकार के अगर भाग वहां उपस्थित हो जाते हैं ऐसे, तो उसी को हम इंटरलॉकिंग स्पोर्स कहते हैं। ये स्कंद कहते हैं, पर्वत स्कंद, पर्वतों के नीचे भाग होते हैं, तो इसी को हम इंटरलॉकिंग स्कंद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रपाती एवं जलप्रपात। यूथ अवस्था की ये सारी स्थल रूप हैं, जैसे प्रपाती एवं जलप्रपात, रैपिड्स एंड वाटरफॉल। तो ये रैपिड्स है, इस तस्वीर में हमें, सेकंड तस्वीर में रैपिड्स दिखाए गए हैं कि ये जो ऐसे स्टेप होते हैं छोटे छोटे, इसका ढलान तेज होता है तो इसमें ये छोटे छोटे बीच में भाग उठे होते हैं, फिर एक ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो वो, और नदी यहाँ से गिरती हुई चलती है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम रैपिड्स बोलते हैं। वाटरफॉल तो आप जानते हैं, जब बड़े ऊंचे भाग से जल नीचे की ओर गिरता है तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जिसको हम जलप्रपात अर्थात वाटरफॉल कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्रौढ़ावस्था यानी कि मैच्योरिटी वाली स्टेज। तो इस स्टेज में देखते हैं क्या होता है। इस अवस्था में तली अपर्दन की तुलना में, देखिए फर्स्ट स्टेज में यूथ अवस्था में तली अपर्दन अधिक हो रहा था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि तली अपर्दन की तुलना में पार्श्व अपर्दन लेटरल इरोजन की क्रिया अधिक तेजी से होती है, अतः प्रौढ़ावस्था घटते उच्चावच का काल है। उच्चावच एक तरह का क्या होता है कि ये जो उच्चावच होते हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में बड़े बड़े उच्चावच जैसे महासागर और महाद्वीप, द्वितीय श्रेणी में पर्वत पठार मैदान, तृतीय श्रेणी में इनसे निर्मित स्थल रूप, ठीक, जैसे घाटी हो गई, जलप्रपात हो गया इत्यादि। तो उन्होंने कहा है कि ये घटते उच्चावच का काल है, तो यहाँ छोटे छोटे उच्चावच देखने को मिलते हैं। इस अवस्था में पार्श्व अपर्दन अर्थात नदी अपने किनारों को काटना प्रारंभ कर देती है। पहले नदी अपनी तली को काट रही थी, लेकिन इस अवस्था में नदी अब अपने किनारों को अर्थात पार्श्व को काटना प्रारंभ कर देती है, जिससे चौड़ी वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। देखिए पहले नदी नीचे जा रही थी, लेकिन अब नदी ने क्या किया है, ये चौड़ी वी आकार की घाटी का निर्माण कर दिया। ये चौड़ी वी आकार की घाटी है, ये वी शेप बन रहा है ऐसे इंग्लिश का ये, तो इसी को हम वी शेप्ड वैली बोलते हैं। इसके किनारे कट गए हैं, ये देखिए इन्होंने किनारे काटे हैं, जिस कारण से नदी की आकृति इस प्रकार हो गई। इसमें मंद ढाल होता है, उसमें देख रहे थे आप, इस तस्वीर में देख रहे थे कि इस वाली तस्वीर में आप ढाल देखिए, इसमें तीव्र ढाल बताए गए थे, देखिए एकदम खड़े ढाल हैं, ठीक, इसमें कैसे खड़े ढाल हैं। और इसमें इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में मंद ढाल है, आप इसमें आराम से यहाँ से ऐसे चढ़ सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के, लेकिन उसमें ऐसी स्थिति नहीं थी। घाटी की तली के विस्तार निक्षेपण की क्रिया का प्रारंभ होना। अब इस अवस्था में, उस अवस्था में निक्षेपण नहीं हो रहा था, सिर्फ अपर्दन हो रहा था। जो डेविस ने जो अपनी प्रथम अवस्था बताई, जिसको उन्होंने युवावस्था का नाम दिया है, यूथ स्टेज का नाम दिया है, उस स्टेज में किसी भी प्रकार का निक्षेपण कार्य प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन जैसे हम सिर्फ उसमें अपर्दन होता है, जैसे हम द्वितीय अवस्था में जाते हैं तो यहाँ निक्षेपण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और अपर्दन की क्रिया यूथ अवस्था की अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में। बाढ़ का मैदान का निर्माण हो जाता है। इसमें बाढ़ का मैदान तो आप जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। गोखुर झील का निर्माण होता है, तो गोखुर झील देखते हैं क्या होता है। पहले नदी ऐसे, ये मियांडर होते हैं। सबसे पहले नदी क्या करती है, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक। तो ये नदी का माउथ हो गया और नदी का ये यहाँ से ओरिजिन हुआ। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति दिखाई गई, इसको हम मियांडर बोलते हैं। अब ये नदी में मियांडर की स्थिति देखने को मिल रही। तो नदी की जो यात्रा, नदी जो है यहाँ से आ रही है, यहाँ से आने के बाद वो इधर को जा रही है, फिर इसके बाद इधर को जा रही है। तो ये वर्तमान स्थिति है। लेकिन नदी पहले क्या होती थी, नदी पहले, देखिए पहली वाली, ये दूसरा कलर है। नदी पहले यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे ट्रेवल कर रही थी, जो येलो वाली लाइन दिखाई गई। लेकिन निक्षेपण के कारण और अपर्दन के कारण नदी ने क्या किया कि अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, और नदी ने अब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की है कि ये नदी यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ ना जाकर, बल्कि ये सीधे इसको कट करके, अपर्दन करके ये नदी इस साइड चली गई। अब जब नदी इस साइड चली गई तो इन दोनों का मार्ग बंद हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं बचा, घाटी बची है। तो इसका जो जल भरा हुआ है, ये इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में ये जो जल भरा हुआ है, ये किनारे किनारे, ये
तो इसी को हम गोखुर झील अर्थात ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए इसमें मियांडर क्या होता है और गोखुर झील क्या होती है, ये दोनों आप समझ गए होंगे। प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है द्वितीय अवस्था में। प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं उनको भी देखते हैं हम। तो प्राकृतिक तटबंध ये हैं, देखिए ये नदी है हमारी, ये नदी जा रही है, लेकिन इसके किनारे किनारे भाग में निक्षेपण के कारण बहुत दूर तक निक्षेपण हो जाता है, और दोनों साइड नदी के, इस साइड ये भी और इस साइड, तो इन्हीं भागों को हम प्राकृतिक तटबंध के रूप में जानते हैं। ठीक, आप इस चित्र को देख लीजिए। लास्ट अवस्था है हमारी वृद्धावस्था। इस अवस्था में ढाल अत्यंत न्यून हो जाता है, मतलब उसके कहने का तात्पर्य है कि अब जो ढाल पहली अवस्था की अपेक्षा और दूसरी अवस्था की अपेक्षा इसमें ढाल अत्यंत न्यून हो जाता है, क्योंकि अपर्दन हो चुका है तो उच्चावच कम हुआ है, नदी की अपर्दन क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी कि पहली अवस्था में सबसे ज्यादा सिर्फ अपर्दन हो रहा था, दूसरी अवस्था में अपर्दन और निक्षेपण हो रहा था, तीसरी अवस्था में अब अपर्दन समाप्त हो गया, यहाँ सिर्फ निक्षेपण होगा। तो ये चीज याद करने योग्य है, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि प्रथम अवस्था में नदी सिर्फ अपर्दन करेगी, द्वितीय अवस्था में दोनों यानी कि अपर्दन और निक्षेपण, तृतीय अवस्था में फिर सिर्फ एक अपर्दन बंद करके सिर्फ निक्षेपण का कार्य करेगी। क्योंकि अब ढाल कम होता है, इस कारण से उसकी अपर्दन क्षमता, वेग कम हो जाता है, इस कारण से उसकी अपर्दन क्षमता भी कम हो जाती है, और फिर वहां वो निक्षेपण कार्य प्रारंभ होने लगता है। क्योंकि जब उसका वेग कम होगा तो उसकी परिवहन क्षमता भी कम हो जाएगी, वो ढोने में असमर्थ हो जाएगी, तो वो जो उसमें काट कर लाती है उस मलबे को, वो निक्षेपण कार्य प्रारंभ कर देती है। समतल क्षेत्र एक नीचा एवं लगभग समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेनीप्लेन, ये याद रखिएगा कि पेनीप्लेन शब्द जो कहा गया है, वृद्धा अवस्था में जो समतल मैदान होते हैं उसी को डेविस महोदय ने पेनीप्लेन कहा है। पेनीप्लेन पूछा हुआ प्रश्न है कि पेनीप्लेन शब्द किसने दिया था, तो डेविस का है। पेनीप्लेन वास्तव में समतल मैदान नहीं है, याद रखिएगा, पेनीप्लेन वास्तव में समतल मैदान नहीं है, बल्कि एक उर्मिल निम्न भूमि है, उबड़ खाबड़ कटी फिटी, जिसमें यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों के रूप में मौजूद होते हैं, छोटे छोटे टीले भी पाए जाते हैं, जिन्हें मोनैडनॉक कहा जाता है। मैंने अभी जिक्र किया था मोनैडनॉक को, तो उसको हम मोनैडनॉक कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए एक उत्थित स्थलखंड अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा अंततः एक संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। क्रिकमे ने पेनीप्लेन की जगह, जो डेविस का शब्द है, पेनीप्लेन की जगह पेनप्लेन शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि डेविस ने पेनीप्लेन यूज किया तो क्रिकमे ने कौन सा शब्द प्रयोग किया था, तो उसने पेन प्लेन शब्द यूज किया है। क्योंकि नदियां भूतल पर अपर्दन द्वारा, जस्ट वेट, अपर्दन द्वारा समतल स्थापित करने वाली शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नदी द्वारा संपादित अपर्दन चक्र का नाम सम्मान चक्र, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन कहा जाता है। क्या? सम्मान चक्र, नॉर्मल साइकिल इरोजन के नाम से हम जानते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम पूरी नदी का सिस्टम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, आज थोड़ा गला खराब है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि आज 4 जनवरी की रात में हम लोग, तो थोड़ा
स्वास्थ्य गड़बड़ है, इस कारण से गले में खराश है। खैर देखते हैं, वो तो ठीक होगा ही कुछ दिन में। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं ये हमारे ग्लेशियर हैं। तो डेविस ने कहा है कि सबसे पहले ये इतना ऊंचा भाग बन जाता है। अब हम अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि डेविस के सिद्धांत क्या है। उन्होंने कहा सबसे पहले ये इतना भाग बन जाता है, बनने के बाद इसमें अपर्दन कार्य स्टार्ट होता है। तो जैसे ये सोर्स है, अब ये क्या होगा, यहाँ से नदी का जल आना प्रारंभ होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और वो पिघला हुआ जल कहीं न कहीं से यात्रा करते हुए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। तो नदी का जल यहाँ से बढ़ा, तो नदी जैसे ही स्थल पर आती है, मिट्टी पर आती है, तो वो अपर्दन कार्य प्रारंभ कर देती है। तो जैसे ही अपर्दन कार्य प्रारंभ करेगी तो इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो जाएगी उसकी। ठीक, उसी को उन्होंने मियांडर शब्द दिया है कि उसको हम मियांडर कहते हैं। ट्रिब्यूटरी देख लो, जो नदी की एक शाखाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं कि उसकी ट्रिब्यूटरी, हाँ, जिसको हम ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं, उसकी उपशाखा होती है, वो भी आकर इस नदी में मिल रही है। जहां वो कन्फ्लुएंस हो रहा है, वो नदी आपस में मिल रही है, वो ये भाग है। फिर आगे रिवर क्या होती है कि फिर टेढ़ी मेढ़ी यात्रा करती है, ये दूसरी अवस्था की बात है। तो ये देखिए गोखुर झील का मैंने बताया, गोखुर झील कैसे बनता है। तो ये पार्ट नदी पहले यहाँ से बहती थी, अब ये नदी यहाँ से बहने लगी है, तो ये क्षेत्र छूट गया है, जिससे ऑक्सबो लेक का निर्माण हो गया है। किनारे भाग में ये लीप बन रही है, जिसको प्राकृतिक तटबंध कहा है। और आकर नदी जब ये समुद्री भाग में, इसका मुख है ये चैनल का, ये मुख है, आकर यहाँ जब ये नदी समुद्र में गिरती है तो बहुत सारा डेल्टा लेकर आती है। तो ये देखिए छोटा छोटा पार्ट दिखाया गया है, तो ये डेल्टा है, ये नदी का माउथ है। उसी को हम डेल्टा को दूसरी भाषा में एस्चुरी भी कह सकते हैं। एस्चुरी एक दलदली क्षेत्र होता है। ठीक, तो ये पूरा नदी का हमने सिस्टम समझा कि नदी क्या है, मोटा मोटा समझने का प्रयास किया है। हम आधे घंटे में अगर हम पूरा डेविस का सिद्धांत मोटा मोटा समझ लिए, बहुत बड़ी बात है। वैसे अगर इसको बहुत डीप में स्टडी करें तो बहुत बड़ा एक ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोटा मोटा मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा कि आखिर में डेविस महोदय कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो अपर्दन चक्र से संबंधित कुछ अन्य विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे एलसी किंग है, उन्होंने पेनिप्लेन की जगह पेडिप्लेनेशन शब्द यूज किया है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। क्रिकमे ने पेनप्लेनेशन शब्द यूज किया है। जेसिफस पुस एंड टॉमस ने सवाना का अपर्दन चक्र दिया है, सवाना साइकिल ऑफ इरोजन ये दिया है। मैरी मोरिशावा ने टेक्नोजियोमेट्री मॉडल दिया है। सूम्स एम लिटची ने एपिसोडिक इरोजन थ्योरी दी है। तो ये कुछ, और लॉसन ने दिया है पेन फैन, वो पेनी प्लेन डेविस का था, अब लॉसन का यहाँ आया है पेन फैन। तो ये सब आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब फैक्ट हैं, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है, एलसी किंग से या क्रिकमे से या डेविस से या फिर लॉसन से। ये तो इनमें से एक प्रश्न लगभग हर बार यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, पीजीटी में पूछा जाता है, जीआईसी में भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी जो हमने समझाने का प्रयास किया है, और बहुत ही हमने सामान्य भाषा में समझाया है। ऐसी हमने भाषा नहीं प्रयोग की जिसको आप समझ ना सकें। तो ये हमारा हुआ आज का कंप्लीट डेविस का अपर्दन चक्र, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अधूरा देखेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि कहाँ से क्या शुरू हुआ, और इसको स्किप करके मत देखिएगा, नहीं आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है।
So thank you for watching again and support me. ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू, बाय बाय।